इसका जो नीट एग्जाम में जो इसका प्रोपोर्शन है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट हु फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट जेनेटिक्स इज। दूसरी चीज, अगर आप समझ भी जाते हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो आपका जेनेटिक्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, फिर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, जिसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं बहुत डिफिकल्ट होती है। तो आज इन टुडेज क्लास हम कुछ बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जो पूरे जेनेटिक्स की या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें एक बेस बनाता है। तो अगर आपको एक्सक्यूज मी, तो अगर आपको इन बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग है तो सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, कल को जब हम डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बार बार हमें इन टॉपिक्स के पास घूम के आना पड़ता है जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर हम नीट एग्जाम की बात करते हैं, और ओवरऑल बायोलॉजी की भी अगर हम बात करते हैं। सेल जब हम पढ़ते हैं, सेल के बाद जब हम जेनेटिक्स पे आते हैं, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, सारे वर्ड्स ऐसे हैं, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम अपना पूरा सिलेबस तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन बैक ऑफ माइंड में अगर हमसे पूछा जाए तो हमको जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, इन सब में डिफरेंस पता ही नहीं होता क्लैरिटी की अगर बात की जाए। तो इसीलिए आज कोशिश यही रहेगी कि आपको बेसिक टर्म समझ आ जाए। उसके बाद हम लोग जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स बायोलॉजी में जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, एंड हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को जब आप जेनेटिक्स से रिलेटेड देखते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड देखते हैं, सेल साइकिल से देखते हैं, टू एड टू द डिफिकल्ट टॉपिक। सेल साइकिल भी अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, तो उसका बेसिस भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होता है। तो उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है वो केवल और केवल ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझने के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें तो जब हम कहीं पे भी जाते हैं या हमारे घर पे कोई आता है तो ये बातें हमने कई बार सुनी होती हैं कि हम अपने सिबलिंग्स से मैच होती है हमारी शक्ल, या हमारी कुछ आदतें हैं, कोई बोलेगा ये तो इसके पापा की जैसी आदत है, इसकी जो शक्ल है वो मम्मी से मिलती है, इसका ये वाला जो लक्षण है वो अपनी मम्मी से मिलता है, इसकी जो शक्ल है कुछ कुछ फादर जैसी दिखाई देती है, इसकी जो कहते हैं आई का कलर है वो उसके पापा जैसा है, हाइट जो है वो मम्मी जैसी है। तो ये चीज़ें हम लोगों को बहुत ऑफन सुनने को मिलती हैं। तो उस इन सब चीज़ों का जो ओरिजिन है वो हेरिडिटी ही है। ठीक है, तो हेरिडिटी को अगर हम देखें तो क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अब भाई कैरेक्टर किस बला का नाम है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग की क्या बात हो गई? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग की कहां से बात आ गई? तो ये जो पूरा प्रोसेस है जेनेटिक्स का, हेरिडिटी का, वंशानुगत, जैसे कोई बीमारियां होती है तो बोलते हैं ना कि उसकी मम्मी को डायबिटीज थी तो शायद इसको है, उसकी मम्मी को, दादी को माइग्रेन था, मम्मी को भी माइग्रेन था, नानी को भी माइग्रेन था, तो इस वजह से इसको भी है। जो वंशानुगत जो बीमारियां होती हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, तो वो आपका जेनेटिक से ही रिलेटेड होता है। तो केवल ये कहना, ये आया कहां से कि इसकी शक्ल मम्मी से मिलती है? हम डिट्टो कॉपी भी नहीं है, शक्ल मिलती है, लेकिन हूबहू हम उनके जैसे नहीं दिखाई देते। तो देयर इज अ डिफरेंस कि जो कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी दिखाई देना, कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अभी जैसे मैंने बात की, हाइट की बात की, आंखों के कलर की बात की, बालों की अगर हम बात करें, कुछ स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, कुछ वेवी होते हैं, कुछ कर्ली होते हैं। तो कर्ली, उसकी मम्मी के बाल कर्ली हैं तो इसकी बेटी के भी बाल ऐसे हैं। उसके पापा के आंखों का कलर ग्रे है तो उसके बेटी का कलर पापा पे गया है, आंखों का कलर, तो उसका भी ग्रे है। हाउ कम ये चीजें सामने आई? क्योंकि हमने जेनेटिकल लेवल पे जाके स्टडी किया, राइट? तो उसकी जो शुरुआत है वो हेरिडिटी से ही होती है, जिसमें कि ट्रांसमिशन
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, तो कैरेक्टर आप समझ गए, हाइट हो गया, कलर हो गया, बोलने का तरीका हो गया, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ठीक है, अब ये जो भी स्किन का कलर हो गया, ये सब हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आगे हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कैरेक्टर्स में और ट्रेट्स में, तो फॉलो करते रहिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इसको 1.5 या 2x पे देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं रहेगा। वीडियो के एंड में भी आपको ऐसा लगेगा कहीं कुछ मिसिंग था, समझ नहीं आया। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है और कहने को इजी भी है अगर आपको समझ आ जाए। तो आगे की जो सिलेबस है, अगर ये बेसिक समझ आ जाता है, वो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। तो फोकस रखिए, साथ में नोट डाउन भी करते रहिए जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें जो है याद रहें। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंटल जनरेशन से जो बच्चे की जनरेशन है उसमें जो ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो अभी ट्रांसफर हो कैसे रहे हैं। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें फादर से 23 क्रोमोसोम, मदर के 23 क्रोमोसोम मिलके जाइगोट बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां से हमारे पास दोनों पेरेंट्स से जो है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आती है, राइट। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स एक दूसरे से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब बात आती है वेरिएशन की। जैसे बोलते हैं ना, जो ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स सुना होगा, ट्विन्स एक दूसरे के हूबहू दिखने में सिमिलर होते हैं। कई ट्विन्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कई में थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा, थोड़ा जो अलग जो उनमें डिफरेंसेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो डिफरेंसेस जो है वो आपके वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है? डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स। पेरेंट्स के अगर हम बात करें, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, तो तीनों बच्चों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज पेरेंट्स के साथ होंगी, तीनों सिबलिंग्स में आपस में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन वो एक दूसरे की डिटो कॉपी नहीं है। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। तो वो जो डिफरेंसेस हैं उनको हम वेरिएशन बोलते हैं। अब ये डिफरेंसेस आए कैसे? तो वो जो लंबा प्रोसेस है सेल साइकिल का, वो हम धीरे धीरे आगे फर्दर लेक्चर्स में समझेंगे। आज के लिए अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको समझना, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई। हेरिडिटी क्या है? पेरेंट जनरेशन से बच्चे की जनरेशन में जो उनसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, अब हवा में उड़ के तो नहीं आएंगे, तो देयर इज अ प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस। उसके बाद बात आती है इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस आपका जो ट्रांसफर का प्रोसेस है, आपने वो एक ट्रेट था वो इनहेरिट किया। जैसे और सिंपल लैंग्वेज में बताओ, जैसे प्रॉपर्टी है, तो जो ग्रैंडसन है उसने जो प्रॉपर्टी अपने दादा की प्रॉपर्टी पापा के पास आई, पापा की प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की। सिमिलरली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट से, ग्रैंड पेरेंट से उनके बच्चों में आई, उसके बाद जो है उनके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स में आई। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। अब जेनेटिक्स क्या है? वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो आपके कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को स्टडी करती है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रिगोर मेंडल, मेंडेलियन जेनेटिक्स कई बार हम पढ़ते हैं। तो मेंडल, ही वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज अ मैथमेटिशियन, स्टैटिशियन। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का यूज बायोलॉजी में किया, जहां पे इन्होंने पी प्लांट्स पे, जिसको पाइसम सटाइवम बोला जाता है, पाइसम सटाइवम, तो इस पे स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद में ही जो आज हम जेनेटिक्स, पूरा इतना डिटेल्ड जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो इनकी जो रिसर्च थी उसके बेसिस पे ही पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज किया। ही वर्कड ऑन गार्डन पीस, तो आपको ये साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो ही इज टी.एच. मॉर्गन। आपने देखा होगा घर में कोई फल जब सड़ जाता है या राइपनिंग, पीक राइपनिंग के प्रोसेस पर, जैसे केले की अगर हम बात करें, तो अगर उसको आप किचन में देखेंगे तो वहां पे छोटी छोटी सी जो फ्लाइज हैं वो मंडराती हुई दिखाई देती हैं। तो टी.एच. मॉर्गन ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन दोज फ्रूट फ्लाइज, उनको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है, ड्रोसोफिला बोला जाता है। तो ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन ड्रोसोफिला, और वहां से
He gave us so many insights into genetics. वहीं अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की, तो बेटसन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. तो जब भी हम किसी बेसिक से शुरुआत करते हैं तो ये जो डिटेल है ये पता होना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब बात आती है बेसिस ऑफ जेनेटिक्स की. तो जेनेटिक्स हमको समझ आ गया, वी आर क्लियर विद हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन. वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर स्पीशीज में राइट अगर आप 3 से 4 लोगों की ही बात करें, अगर मैं कम नंबर की बात करूं, तो उनमें जो आपको अलग अलग डिफरेंस दिखाई देगा वो वेरिएशन की वजह से ही दिखाई देगा. अब बात आती है जीन, क्रोमैटिन, डीएनए, क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड. तो ये टर्म्स हैं, समझ में आ जाए तो बहुत इजी लगती है, ना समझ में आए तो हम चाहे कितनी बार भी पढ़ लें, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए, इसमें हम डिफरेंस नहीं बता पाते. तो वही बात होती है, जब तक कोर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप मुश्किल जो चीजें आएंगी आगे, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस जो भी आप पढ़ेंगे उसमें बहुत डिफिकल्टी होगा, सेल साइकिल में आपको समझने में बहुत डिफिकल्टी होगा. एंड दीज फॉर्म्स द मेजर प्रोपोर्शन, जो आपके नीट एग्जाम में बायोलॉजी सेगमेंट में जो सवाल बनते हैं, दीज फॉर्म द मेजॉरिटी सेगमेंट. तो अगर समझ आ गया तो मार्क्स लेना इज वेरी गुड. अब ये क्या है, ये तो हमने देखा, ये वाला इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज डीएनए. पर ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो यहां पे अगर हम देखें, दिस इज डीएनए, ये वाला जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज डीएनए. आगे देखें, ये जो है फर्दर जो कंडेंसेशन हो चुका है, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन. क्या है ये? क्रोमैटिन. वहीं इसका फर्दर ये और कंडेंस हो गया है, इसको बोला जाता है क्रोमोसोम. तो ये वाला जो शेप है आपको याद होगा अच्छे से, जब भी हम क्रोमोसोम की बात करते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, राइट. तो दिस इज क्रोमोसोम. तो आप देख सकते हैं कि कितनी एक्सटेंसिव कॉइलिंग हुई है, कितना कंडेंसेशन हुआ है टू सी दिस शेप ऑफ द क्रोमोसोम. तो अब ये बात तो हमको समझ आ गई, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये एक ही चीज का डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर अगर हम कहें, ये आपका कॉइल स्ट्रक्चर है, उसी में उसको और फर्दर कंडेंस किया गया तो आपका क्रोमैटिन बन जाता है, और फर्दर कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम बन जाता है. अच्छा, अब बात आती है कि इसको इतना कॉइलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर दिस सुपर कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन. तो अगर हमने सेल पढ़ा है तो सेल में हमने देखा है, दिस इज सेल. अगर इसकी हम बात करें, ये आपका न्यूक्लियस है और ये जो है आपका जेनेटिक मटेरियल है, राइट. तो ये आपका, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो अभी हम उसकी बायोकेमिस्ट्री में न जाके केवल यहां तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि अभी हमारा पर्पस है जेनेटिक्स को देखना. तो ये चीज आपको क्लियर हुई, डीएनए से ही आपका क्रोमैटिन बना है एंड क्रोमैटिन से ही आपका क्रोमोसोम बना है. अब बात आती है, जैसे हम जेनेटिक्स बोल रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, तो ये कहाँ से जो है इसका ओरिजिन हुआ. तो हम बात करें जीन की, जीन. तो ये हमारा डीएनए है. डीएनए में ही अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो जो छोटा सेगमेंट हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं जीन. ये जो छोटा सेगमेंट होता है ये आपका प्रोटीन को कोड करता है. प्रोटीन को कोड करता है मतलब प्रोटीन बनाने के लिए इसके पास इंफॉर्मेशन होती है. और ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, ये वाला जो भी डिटेल्ड प्रोसेस है वो हमारा, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब जाते हैं उसमें डिटेल में देखते हैं, वो हम उस वाली क्लास में देखेंगे. तो प्रोटीन कोड करना या प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के पास होती है, और यही प्रोटीन जो है आपको आपके कैरेक्टर्स उसको दिखाने में मदद करता है, उसको बनाने में मदद करता है. आई बात समझ में? तो ये चीज क्लियर हो गया, जीन, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये बात क्लियर हुई.
वहीं अगर हम देखें जीन क्या है, अगर अभी की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे देखें, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ये आपके डीएनए का स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, कैसे क्रोमेटिन बना, कैसे क्रोमोसोम बना। अभी हम आगे और फर्दर डिटेल में देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर, अब हमें ये पता कैसे चला कि जीन कहाँ है, डीएनए कैसा दिखता है, क्रोमेटिन कैसा दिखता है, क्रोमोसोम कैसा दिखता है, और वो कौन सी स्टेज पे दिखता है, कब हम उसको विजिबली देख सकते हैं, राइट। तो वो आगे आके हम लोग देखेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जीन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का सबसे छोटा सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कोड करेगा। वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपके प्रोटीन के रूप में आएगी, और वो प्रोटीन जब वहां से बनने के बाद में जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो हमको कैरेक्टर्स के रूप में दिखाई देगा। वो हमारा स्किन का कलर भी हो सकता है, वो हमारे बालों का कलर भी हो सकता है, आंखों का कलर भी हो सकता है, हाइट भी हो सकती है, हमारी किस तरीके से हम बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट, अ कैरेक्टर, राइट। कैसे हम चल रहे हैं वो भी एक कैरेक्टर है। तो ये सारी चीजें जो है आपका जो जीन है वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन के रूप में इसको कोड करता है। तो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज जीन, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमेटिन, व्हाट इज क्रोमोसोम। अच्छा, इस चीज को समझने के बाद में अब देखते हैं, अब ये बताओ जी, अब पुराना चीज जो है अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, नाउ यू विल बी एबल टू आंसर। जीन इज लोकेटेड ऑन वेदर डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम। अब जल्दी से बताओ कहाँ पे लोकेटेड है, क्या वो हमको डीएनए में मिलता है, क्या वो हमको क्रोमेटिन में मिलता है, क्या वो हमको क्रोमोसोम में मिलता है, या फिर तीनों में मिलता है, टेल मी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जीन जो है सबसे छोटा आपका फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, और अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपका डीएनए ही क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से ही आपका क्रोमोसोम बनता है। तो अगर देखा जाए तो जो जीन है वो आपका डीएनए में भी है, क्रोमेटिन में भी है, क्रोमोसोम में भी है। सब पढ़ने के बाद अगर हमसे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती, हम इतना सिंपल क्वेश्चन भी हम इसको गलत कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डीएनए और सेल साइकिल में कैसे क्रोमेटिन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्रोमोसोम। अच्छा, बीच में आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन कि डीएनए को जो है इतना कॉइल करके कंडेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों? क्योंकि जैसा कि इधर हमने देखा ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका जेनेटिक मटेरियल, तो स्पेस इज वेरी स्मॉल। उस स्पेस में इतने बड़े डीएनए को मतलब जगह देना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए जो है उसमें सुपर कॉइलिंग की गई है, उसको कंडेंसेशन किया गया ताकि वो जो छोटी सी जगह है उसमें अपने आप को अकोमोडेट कर सके। इसीलिए जो है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। अब डीएनए और सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल दो तरीके से हमने पढ़ी हुई है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस होता है वो आपका इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है उसको, और जो मियोसिस होता है उसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वो हम आगे जब भी सेल साइकिल का डिटेल पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे। अभी हमारा पर्पस है कि हाउ डीएनए एंड सेल साइकिल आर रिलेटेड, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन सेल साइकिल, राइट। तो हमने अगर थोड़ा थोड़ा सा अभी हमको आइडिया है तो सेल साइकिल में अगर हम माइटोसिस की बात करें तो एम फेज होगा, G1 फेज होगा, S फेज होगा, G2 फेज होगा। ये नाम आई होप हम फैमिलियर हैं इन नेम से। वहीं पे अगर हम बात करें एम फेज की बात करते हैं तो क्रोमोसोम हमको एम फेज में दिखाई देता है जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है। एम फेज में देयर इज मेटाफेज प्लेट, वो आपका अच्छे से कंडेंसेशन हो जाएगा, सेम अलाइन हो जाएगा एंड दे विल सेपरेट। वहीं अगर हम G1 की बात करें, S फेज की बात करें, S फेज इज नोन एज सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि G1 से G1 फेज में जितना अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है S फेज में और फर्दर सिंथेसिस होता है डीएनए का, और उसका अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। G1, S और G2 में आपको क्रोमेटिन विजिबल होता है, लेकिन M फेज में जो है आपको क्रोमोसोम विजिबल होता है। तो ये विजिबिलिटी वाला जो डाउट है वो भी क्लियर होना चाहिए। एम फेज में क्रोमोसोम दिखाई देता है, अगर हम G1, S और G2 की बात करें तो हमको क्रोमेटिन विजिबल होता है, राइट। अब बात आती है ये जैसा कि मैंने S फेज बोला, तो S फेज इज योर सिंथेसिस फेज। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें सिंथेसिस होगा। तो जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है
उसका जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। तो अगर हम G1 में 2C मेंशन करें तो G2 की बात आएगी तो वो आपका 4C हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी अब हम भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एस फेज में क्या होता है, जो भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दैट गेट्स डबल, राइट। इफ इट इज 2C इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 4C। अब मेजर कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि डीएनए डबल हुआ, क्रोमोसोम डबल हुआ, क्रोमैटिन डबल हुआ। मेन कंफ्यूजन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, तो वो भी अभी आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिए हैं ये 6 क्रोमोसोम, ये 1 2 3 4 5 6, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सेंट्रोमियर है। क्लियर हुआ, दिस इज योर सेंट्रोमियर। देखिए अब बात यहाँ पे आती है कि ये आपका G1 में इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है और G2 में जो है आपका इस तरीके से दिखाई देता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि G1 में ये जो कॉम्पोजिशन था, जब ये एस फेज के थ्रू गुजरेगा तो एस फेज के खत्म होने के बाद में G2 में आपको ये कॉम्पोजिशन दिखाई देगा। इसमें क्या है कि जैसे ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो दिस होल इज 1 2 3 4 5 6, स्टिल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर स्टिल 6, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अभी सिंगल इसमें थे, अब यहाँ पे इनकी कॉपी बन चुकी है। तो जो सिंगल क्रोमेटिड यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे डबल हो चुका है। तो डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो गया है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिमिलर ही रहेंगे, राइट। क्योंकि सेल साइकिल में जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो वो जो कॉम्पोजिशन जो डबल हुआ है वो बराबर बराबर दोनों सेल्स में काम करेगा। दोनों सेल्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए प्रॉपर जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहुंचना चाहिए, अदरवाइज जो सेल है वो वायबली काम नहीं करेगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। G1 में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पे कितने थे? 6 थे। यहां पे भी अगर हम बात करें तो 6 है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं आया है, बस जो डीएनए का जो कॉम्पोजिशन था, जो बढ़ा था, जो सिंथेसाइज हुआ था, वो दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। 2C से वो 4C में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात आती है हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। अब ये देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सेंट्रोमियर है। मैंने जैसे शुरुआत में बोला कैरेक्टर्स, क्योंकि जेनेटिक्स में मेन जो भी है आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, हाउ दे आर ट्रांसफर्ड, कौन सा डोमिनेटिंग होता है, कौन सा रिसेसिव होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है विद नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट। तो कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, सपोज दिस इज योर क्रोमोसोम, तो यहां पे क्या होता है, इस तरीके से जीन क्या था, द स्मॉलेस्ट सेगमेंट जो प्रोटीन को कोड कर रहा है, जो आपके कैरेक्टर्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपका सेगमेंट है ये आपका एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग है। सपोज दिस इज करस्पॉन्डिंग टू योर हाइट, राइट, हाइट के करस्पॉन्डिंग है। तो हाइट के 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है। तो ये वाला जो चीज स्टडी की गई थी तो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द पी प्लांट, जो भी पाइसम सटाइवा हमने देखा। तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो प्लांट टॉल होगा या डॉफ होगा। उसमें से बीच में नहीं था कि जो हाइट है वो 5-2 है, 5-5 है, 5-7 है, 6 है, 6-2 है, ऐसा ह्यूमंस की तरह नहीं था। उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो ये, या तो टॉल या डॉफ। तो टॉल के लिए कैपिटल T सिंबल वॉज टेकन एंड ड्वार्फ के लिए इसी का ही स्मॉल t सिंबल वॉज टेकन। तो ये चीज समझ आ रही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टर क्रोमेटिड होगा वो भी ऐसा ही होगा, और हाइट का जो कैरेक्टर है वो भी पैरेलली देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि मदर और फादर से जो क्रोमोसोम्स आए हैं, अब एक
ये वाला भी हो सकता है, 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 ये वाला हो सकता है, ये वाला, ठीक है। आप देख रहे तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है अगर हम पी प्लांट की बात करें, राइट। तो टी रिप्रेजेंट्स टॉल एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट ड्वार्फ। तो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो आपकी लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम पाई जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप टी की बात कर रहे हो, अगर एक से ये कैपिटल टी मिला है, स्मॉल टी मिला है, तो जो आपको कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बनेगा। ये आपका डोमिनेटिंग है, ये आपका रिसेसिव है, तो अल्टीमेटली इनके कॉम्बिनेशन से अपीयरेंस क्या आएगा? टॉल। समझ आया? उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, कैपिटल टी इनके, बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट, इसका कॉम्बिनेशन तो अल्टीमेटली टॉल ही आना है। अगर हम इसकी बात करें रिसेसिव, ये दबा हुआ रहता है इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेटिंग वन। तो अगर ये दोनों साथ में हैं तो आपको ड्वार्फ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो ड्वार्फ के अपीयरेंस के लिए, ड्वार्फ क्या है? ट्रेट है। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। ऑलराइट। तो उस जो रिसेसिव वाला होता है उसको अपना एक साथी चाहिए होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, विच इज नॉट इन द केस ऑफ डोमिनेटिंग वन। डोमिनेटिंग वन अकेला होगा तो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसका साथ में साथी होगा तो वो रहना ही है। लेकिन अगर जो आपका रिसेसिव वाला है वो डोमिनेटिंग के साथ होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, अब बात आती है हेटेरोजाइगस होमोजाइगस की। तो अगर आपका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, अगर ये चीज देखने को मिल रही है, ये चीज देखने को मिल रही है, देन इट इज होमोजाइगस। होमो मीन्स सिमिलर, राइट। कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिल रहा है, देन इट इज होमोजाइगस। अगर वो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो वो आपका होगा हेटेरोजाइगस। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ये चीज क्लियर हुई आपको? हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। तो एक इसका भी आपको इन टर्म्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब इधर आते हैं। देखो, यहां पे जब हम बात कर रहे थे, अगर इनको अलग अलग कर लिया जाए, अलग अलग सेल से आए हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये आपका एक कैरेक्टर के ये दो ट्रेट हो गए, ठीक है। तो कैपिटल रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट और जो स्मॉल है दैट रिप्रेजेंट रिसेसिव। सिमिलरली अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो ये उसके दो ट्रेट है। हेयर कलर की बात करें, अच्छा एक चीज ये भी है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका जो अपीयरेंस होता है वो सिंगल होता है। अब जैसे हम कान के पोजीशन की बात करें, कान का पोजीशन ह्यूमंस में यही देखने को मिलेगा ना आपको, तो इसका जो ट्रेट है दैट इज ओनली वन पोजीशन ओनली, उसका पोजीशन नंबर ऑफ पोजीशंस नहीं होंगी, एक ही होगा। वहीं अगर हम आई कलर की बात करें, आई कलर इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। ट्रेट क्या हो गया? ब्लू कलर की भी हो सकती है, ब्लैक कलर की भी हो सकती है, डार्क ब्राउन कलर की भी हो सकती है, ग्रे कलर की भी हो सकती है। तो ट्रेट्स आर मल्टीपल। सिमिलरली हेयर पैटर्न की बात करें तो आपके वेवी है, स्ट्रेट है, कर्ली है, दो तीन तरीके की पॉसिबिलिटी हो गई, राइट। तो इसी तरीके से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे केवल एक पॉसिबिलिटी होती है, राइट। जैसे पोजीशन ऑफ आई हो गया, पोजीशन ऑफ ईयर हो गया, राइट, लोकेशन ऑफ हेयर, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। तो वो चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अब मैं अगर इसकी बात करूं जीवन में, इसको अगर आप इस तरीके से देखें तो 1 2 3 ये इसका जोड़ीदार है, पेयर में है ये। सिमिलरली ये इसका जोड़ीदार है, ये इसका जोड़ीदार है। अगर मैं केवल आधे हिस्से की बात करूं तो इस हिस्से को मैं बोलूंगी हैप्लॉइड। एक सेल में 6 क्रोमोसोम हैं और वो पेयर में प्रेजेंट हैं, लाइक 3 पेयर करस्पॉन्ड्स टू 6 क्रोमोसोम। उस 6 में से भी अगर मैं आधे हाफ को कंसिडर करूं, मैं उसको बोलूंगी डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम नंबर की बात कर रहे थे, तो आई हैव रिटन 6 हियर। तो ये जो 3 है ये हैप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करता है, हाफ, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पूरे इसको कंसिडर करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2n बराबर 6। कितने क्रोमोसोम्स है मेरे पास? 6।
तो इसको मैं बोलूंगी डिप्लॉइड। इसको मैं क्या बोलूंगी? डिप्लॉइड। समझ आ रहा है बच्चों? इतना पार्ट हाफ को अगर मैं देखूंगी तो मैं उसको बोलूंगी हेप्लॉइड 3, और पूरे को अगर पेयर की मैं बात करूंगी तब मैं बोलूंगी डिप्लॉइड। 2n बराबर 6, उसको मैं बोलूंगी डिप्लॉइडी। वैसे ही अगर जैसे यहाँ पे G2 की बात हो रही है तो अब यहाँ सिंथेसिस हो चुका है, तो इस तरीके से देखो, ये वाला जो पार्ट है ये पेयर में है, ठीक है। ये आपके एक से ही अगर मैं इस तरीके से करके बताऊं, देखो ये एक आपका सेंट्रोमियर है, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। जो इंफॉर्मेशन इसमें थी वही इसमें है, जो इंफॉर्मेशन इसमें है वही इसमें है, ताकि जब डिवीजन के टाइम पे ये इस तरीके से यहाँ पे आएंगे मेटाफेस प्लेट पे, तो जो है बराबर बराबर हर एक सेल में ये जा सके। तो इसीलिए जो G1 में आपको कंटेंट 2C दिखाई दे रहा था वो G2 में आके 4 टाइम्स हो जाएगा। बट रिमेंबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। 6 यहाँ पे थे, 6 G2 में है। बस जो आपका जो क्रोमेटिन का जो अमाउंट था, जो डीएनए का जो अमाउंट था, दैट हैज डबल्ड। क्लियर? ये चीज याद रखनी है। अब ये जो जैसे मैंने आपको बताया कैरेक्टर्स के ट्रेट हैं, ए 2 क्रोमोसोम्स पे हैं, सेम लोकेशन पे हैं, इसको लोकस बोला जाता है। लोकेशन, एड्रेस है ये उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, उस कैरेक्टर का लोकेशन ऐसे बताया जाएगा ना। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से इतना ऊपर है, क्रोमोसोम से इतना नीचे है, जैसे एड्रेस बताते हो किसी को, वैसे ही कोई जो कैरेक्टर है उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कहाँ मिलेगी, उसको बोलते हैं लोकस। और उसका जो ऑपोजिट ट्रेट होगा, अलील जो होता है ऑल्टरनेट, उसका जो होगा अलील, उसकी जो पोजीशन होगी वो सेम होगी, पैरेलली वो देखने को मिलेंगे। तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सिमिलर है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद अब ये देखिए कैरेक्टर ट्रेट्स मैंने आपको बताया, तो आपका हाइट, हेयर कलर, आई कलर, ऑल दीज आर योर कैरेक्टर्स। अब हाइट जो है, यहां पे अगर हम बात करें, हाइट आपकी टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। हेयर कलर आपका ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ठीक है। और भी आजकल बहुत सारे चल रहे हैं। आई कलर जो है आपका ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, राइट। कईयों का गोल्डन ब्राउन भी होता है, बहुत सारा, मतलब यू कैन डिफाइन एन नंबर ऑफ कलर्स। तो ये जो हैं ये सारे आपके ट्रेट्स हो गए, और ये जो चीजें हो गई वो आपकी कैरेक्टर्स हो गए। ये चीज समझ आई? तो कैरेक्टर्स में, ट्रेट्स में, जीन में, डीएनए में, क्रोमोसोम में, क्रोमेटिन में, इनहेरिटेंस में, हेरिडिटी में, वेरिएशन में जो आपका बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट जो आपका हेप्लॉइड और डिप्लॉइड है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तुमको हेप्लॉइड डिप्लॉइड वाला समझ आ गया। अब हम जो अगला स्लाइड होगा उसमें देखेंगे हेप्लॉइडी या डिप्लॉइडी को आप ट्रेट्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो। ये देखो, ये वो सेम डायग्राम है, आधा कर दो इसको, ये ले लो ना, दिस वन, ये आपका हेप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। और खाली इसकी बात करेंगे तो आपको हेप्लॉइड मिलेगा, और दोनों को एक साथ लेंगे तब हमारे पास हो जाएगा डिप्लॉइड। मतलब अगर मैंने ए लिया या स्मॉल ए लिया, हेप्लॉइड। अगर मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए एक साथ ले लिया, डिप्लॉइड। ए क्या है? एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बी दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डी तीसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आगे क्लियर? अब यहाँ पे बात हो रही है हेप्लॉइडी की, तो अगर आप तीनों को कंसिडर करो, यहाँ पे साथ की साथ करके देखो तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कैपिटल ए हेप्लॉइड, स्मॉल ए हेप्लॉइड, कैपिटल बी हेप्लॉइड, स्मॉल बी हेप्लॉइड, कैपिटल डी हेप्लॉइड, अगेन कैपिटल डी हेप्लॉइड।
आ रही चीज़ें समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बेटा, वरना एग्जाम में जब आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और जब आप जैसे जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह ये सब डिटेल में पढ़ोगे, बहुत डिफिकल्ट होगा अगर ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो। ठीक है, अभी दिस इज जस्ट द बेसिक, अभी तो जेनेटिक्स पूरा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ कुछ टर्म्स से इंट्रोडक्शन, टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपसे। डिप्लॉइडी की बात करें, कैपिटल ए स्मॉल ए, अब ये पूरा पेयर आ गया ना। ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम, रिमेंबर 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर, तो हैप्लॉइड हुआ तो 23, डिप्लॉइड हुआ तो 46। बी साथ में लिया डिप्लॉइड, डी साथ में लिया डिप्लॉइड, अलग अलग लिया हैप्लॉइड। अब बात आती है हैप्लॉइड सिंगल कैरेक्टर, तो हमारा क्या था, ये 1 2 3 तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स है। हैप्लॉइड सिंगल कैरेक्टर की बात करें तो कैपिटल ए हैप्लॉइड है, ए हैप्लॉइड सिंगल कैरेक्टर। हैप्लॉइड टू कैरेक्टर, हैप्लॉइड टू कैरेक्टर तो कैसे, ए बी, ए बी, हैप्लॉइड टू कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर ये, 2 कैरेक्टर ये, हैप्लॉइड 2 कैरेक्टर। समझ आ रहा है? ऐसे ही डिप्लॉइड सिंगल कैरेक्टर, डिप्लॉइड सिंगल कैरेक्टर क्या होगा, ए डिप्लॉइड सिंगल कैरेक्टर, बी डिप्लॉइड सिंगल कैरेक्टर। डिप्लॉइड 2 कैरेक्टर, अब क्या करोगे, डिप्लॉइड 2 कैरेक्टर की बात हो रही है तो पहले कैरेक्टर कर डिप्लॉइड ए, दूसरे कैरेक्टर का डिप्लॉइड बी। आ रही बात समझ में? हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे 3 कैरेक्टर की बात करूं, 3 कैरेक्टर की बात, तो पहला किसकी, डिप्लॉइड, पहला क्या है ए, दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी, तीसरा कैपिटल डी 3 कैरेक्टर डिप्लॉइड। वहीं अगर मैं हैप्लॉइड 3 कैरेक्टर बोल दूं तो समझ आ रही है वाली बात? हैप्लॉइड अगर 3 कैरेक्टर बोल दूं तो जान निकल जाएगी। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये तो ज्यादा हो गया। हैप्लॉइड 3 कैरेक्टर, बताओ यहाँ पे, ये देखो क्या हुआ, पहला कैरेक्टर हैप्लॉइड, दूसरा कैरेक्टर बी हैप्लॉइड, तीसरा कैरेक्टर डी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड 3 कैरेक्टर। आया समझ में? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हैप्लॉइड पहला कैरेक्टर, हैप्लॉइड दूसरा कैरेक्टर, हैप्लॉइड तीसरा कैरेक्टर। आ रही बात समझ में? और इसी को डिप्लॉइड, ये वाला तो हो ही गया डिप्लॉइड 3 कैरेक्टर। ठीक है, तो हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे 7-8 टर्म्स हैं, अगर इससे क्लैरिटी आ गई दिमाग में तो आगे जो मुश्किल वाली जो कॉन्सेप्ट होगा उसको समझना आसान हो जाएगा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे आज कुछ बेसिक टर्म्स को देखा है, आगे सेल साइकिल से रिलेटेड थोड़ी सी कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे जो हमें पता होना चाहिए, मियोसिस माइटोसिस से रिलेटेड। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपके जो जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं, आपका हेरिडिटी वाला जो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसको खत्म करने के बाद स्लोली विल मूव टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहाँ पे हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी है, मार्क्स लेना बहुत आसान हो जाता है। साथ के साथ बताऊंगी भी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। वहां गलत हो गया, ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आई, स्किप हो गई, तो तुम्हारे ये 4-5 जो यूनिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाथ से चली जाएंगी। एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं, जो लगता है जिनको ये बेसिक्स चीज़ें समझनी चाहिए, वहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, और जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वहाँ पे हमको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।